हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए जो टेस्ट पेपर है, आपकी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया है अनसीन पैसेज सहित। ओके डियर, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आपका अंदाज़ा लगाना है आपको, और आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है क्वेश्चंस का, और कैसे हम सोल्व करेंगे ये देखना है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी कि ऐसी चीज जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते, जिसको सुधार नहीं सकते, एक बार गलत होने के बाद में उसको सुधारा नहीं जा सकता, ऐसा वन वर्ड है, वो क्या होना चाहिए। देखिए, जो इनकोरिजिबल होता है, इनकोरिजिबल का मतलब होता है असुधार्य, जिस चीज को सुधारा नहीं जा सकता। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अनइंटेलिजिबल, इसका मतलब होता है अबोधगम्य, ठीक है, जो आदमी क्या नहीं हो सकता, इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, यानी कि उसको कितना ही पढ़ा दो लिखा दो, यानी कि कम बुद्धि वाला होता है, जिसको हम बुद्धिमान बना ही नहीं सकते, वो होता है। इंडेलिबल होता है, स्थाई होता है। इंडेलिबल क्या हो गया भाई? स्थाई कोई चीज हो गया जो स्थाई होती है, परमानेंट होती है। जो अमिट जिसको अपन बोलेंगे वो इंडेलिबल होता है। और इलिजिबल, देखो इलिजिबल जो होगा उसकी दो मीनिंग होती हैं, एक तो ई से स्टार्ट होता है, एक आई से स्टार्ट होता है। तो इलिजिबल जो है इसका ध्यान रखना, इसका मतलब होता है अपठनीय, जिसको हम पढ़ नहीं सकते, अस्पष्ट जिसको हम बोलेंगे। और जो ई एल से स्टार्ट होता है इलिजिबल, इसका उसका मतलब होता है योग्य होता है। ये दोनों वर्ड जो होंगे वो कंफ्यूजिंग वर्ड हैं, तो आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो पहला जो आपका आंसर क्या हो गया? डी हो गया, इनकोरिजिबल, बहुत इंपॉर्टेंट वन वर्ड है। दूसरा जो आपका आता है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फ्रेजल वर्ब। देखिए, फ्रेजल वर्ब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में फ्रेजल वर्ब्स भी हैं, वो पूछी जाती हैं। तो फ्रेजल वर्ब में पहला है द चीफ गेस्ट ब्लैंक द प्राइजेस, कोई चीज को बांटना, यानी कि चीफ गेस्ट के द्वारा और प्राइजेस को बांटा गया है। सब्जेक्ट खुद चीफ गेस्ट ही यहाँ पे। तो यहाँ गिव अवे का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, डिलीवर करना, कोई चीज को बांटना। ओके, तो यहाँ पे गिव अवे जो एक फ्रेजल वर्ब है, तो यहाँ पे क्या आ गया? इसका आंसर गिव अवे आ गया। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फोर वर्ड्स गिवन बिलो फाइंड द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड, यानी जो फोर वर्ड दिए गए हैं उसमें वैक्यूम की स्पेलिंग कौन सी सही है। तो वैक्यूम है, वैक्यूम का मतलब आपको बता दूं मैं, वैक्यूम का मतलब होता है कोई चीज का शून्यता, किसी चीज का खालीपन, उसको बोलेंगे वैक्यूम। ओके, अब यहां जो है हमें ये देखना है इसमें कि स्पेलिंग सही कौन सी है। तो डियर, यहां जो है VACUUM, कौन सी स्पेलिंग होगी इसके अंदर? VACUUM, राइट जो वर्ड है इसका वो वैक्यूम, बी आंसर होगा। ओके, ब्लैंक ऑफ देम प्रेज, तो इसके अंदर ईच ऑफ देम, ईच लगने के बाद यहाँ जो है इसमें नाउन या प्रोनाउन प्लूरल आ जाएगा, और यहाँ लगने वाली जो मेन वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू ईच, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ ऑल होता तो प्रेज नहीं होता, एवरी कभी भी प्रोनाउन नहीं बन सकता है, वो हमेशा एडजेक्टिव ही होता है। ओके, तो ये न होकर इसका सी आंसर हो गया। चूज द राइट कॉम्बिनेशन, यानी कि सही जो कॉम्बिनेशन है, सही जो वर्ड्स है इस कंजक्शन का, वो हमें फाइंड आउट करना है। ही इज स्ट्रॉन्ग, ही कैन लिफ्ट, यानी आपको NF2 जो कंजक्शन है उसका इसमें यूज करना है। तो एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप NF2 का यूज करो तो NF जो होता है ना, NF वो नाउन से पहले, किससे पहले? नाउन से पहले, और आपका जो एडजेक्टिव होता है उसके बाद में आता है, ये इसकी विशेषता होती है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग है वो क्या है। स्ट्रॉन्ग है वो एडजेक्टिव है, और उसके बाद आनी चाहिए, तो उसके बाद इसी में है, ऑप्शन ए में, बाकी कहीं भी नहीं है। तो इसमें हमारा क्या आ गया? आंसर ए आ गया, ही इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू लिफ्ट दिस बॉक्स। तो आंसर क्या आ गया? ए।
चूज करेक्ट ऑप्शन। ऑल ब्लैंक राजू वर प्रेजेंट। ऑल ब्लैंक राजू वर प्रेजेंट यानी कि सभी सिवाय राजू के। राजू को छोड़कर सारे के सारे वहां प्रेजेंट थे, क्योंकि वर आ गया ना। इसमें हमें ये देखना है कि सिवाय, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सपेक्ट का मतलब होता है होप आशा, और एक्सीड आप जानते हो कोई भी चीज में इंक्रीज करना, एक्सीड करना। और यहाँ पे एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय। ऑल एक्सेप्ट राजू। तो देखो आंसर आ गया आपका डी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रीफिक्स एमबी। एमबी जो वर्ड है ना, एमबी वर्ड, इसका मीनिंग पूछा है इसमें। कौन से में? एम्बिग्युअस जो वर्ड है उसमें एमबी का मतलब होता है बोथ। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये वाला। एमबी जो होगा ना, एमबी, उस एमबी का मतलब हो गया बोथ, दोनों। वैरायटी नहीं होता, मैनी नहीं होता, सिंगल नहीं होता है। और यहाँ आंसर आपका है बोथ। Out of the four words given below, the words which is a synonym of abandon. abandon जो word है, abandon का मतलब क्या होता है? accept होता है, agree होता है, leave होता है, या फिर migrate होता है। accept का मतलब स्वीकार करना, agree का मतलब होता है सहमत होना, migrate तो आप जानते हो प्लान करना, और leave का मतलब होता है छोड़ना। उसको abandon कर दिया है यानी कि उसको छोड़ दिया है। तो आपका आंसर हो गया सी, leave आ गया इसमें। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। देखना इसमें कौन सा डिटरमिनर का सेंटेंस है। ये सेंटेंस कौन सा है? डिटरमिनर का। रोहित सैड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। बट शी ड्रैंक सम टी एंड एट, यहाँ ही आना चाहिए था। बट ही ड्रैंक सम टी एंड एट। अब उसने थोड़ी सी तो चाय पी और उसने थोड़ा सा ब्रेड खाया। तो यहाँ पे देखो ये जो फ्यू और ए फ्यू दोनों ही काउंटेबल नाउन के लिए आते हैं। ब्रेड यहाँ अनकाउंटेबल है। अब बचे क्या? दोनों के दोनों। अब यहाँ न के बराबर तो खाया नहीं उसने, थोड़ा खाया है, क्योंकि उसने थोड़ी चाय पी और थोड़ा खाया, तो थोड़े के लिए कुछ पॉजिटिव सेंस है, इसलिए यहाँ पे ए लिटिल आ गया। आंसर बन गया बी। आउट ऑफ द फोर वर्ड्स गिवन बिलो फाइंड द वर्ड विच इज नॉट करेक्टली स्पेल्ड। कौन सा सही नहीं लिखा गया है? आपके आंसर जो दे रखे हैं उनमें से सही कौन सा है? तो ऑक्यूरेंस की स्पेलिंग भी सही है, गारंटी की स्पेलिंग भी सही है, ओकेजन की देखिए पहले, बिलीव की भी सही है, ओकेजन की स्पेलिंग रोंग है। क्या आना चाहिए? ओ, यहाँ पे बोलिए क्या आना चाहिए? ओ डबल सी ए एस आई ओ एन। इसमें डबल एस नहीं आना चाहिए, सिंगल ही आना चाहिए। ओ डबल सी ए एस आई ओ एन, ओकेजन, अवसर। Fill in the blank with correct option. Even when you win a match, you always feel you blank played better. मैच जीत जाते हो ना, फिर भी आपके मन में ये होता है कि और भी अच्छा खेल सकते थे। तो खेल सकते थे यहाँ पे, तो इसमें आ जाएगा could have. Could have played better. अच्छा खेल सकते थे, ऐसा कर सकते थे, ऐसा हो सकता था। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? कुड हैव। आपका आंसर बन गया कुड हैव, क्योंकि ये पास्ट में है इसलिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। अब आप ये मत सोचना कि इसमें विन जो है वो प्रेजेंट की बात कह रहा है, नहीं। विन है वो कह रहा है कि जब भी हम मैच जीतते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम ऐसा कर सकते थे। तो ये वाली जो सिचुएशन है वो क्रिएट किस में होती है? पास्ट में होती है, इसलिए यहाँ पे कुड। Fill in the blanks with correct option C blank. The berry in a hurry. The bell in a hurry. उसने जल्दबाजी में क्या बजाई? घंटी बजाई। तो देखो इसमें रिंग आता है या फिर हैड रिंग आएगा या हैज रिंग। वैसे आपको इसमें टेंस की जो डेफिनेशन है वो नहीं देखनी है, टेंस का जो फॉर्मेट है ना वो न करके आप ऑप्शन से निकाल सकते हो। ऑप्शन से कैसे निकालोगे? अगर पास्ट होता तो रिंग आता, और प्रेजेंट है तो ऐसा आता, हैड है तो थर्ड फॉर्म रंग आती, और यहाँ पे हैव जो है वो सी के साथ आता नहीं है, इसलिए क्या आ गया यहाँ पे? हैज रंग आ गया। रिंग रेंग रंग, थर्ड फॉर्म क्या होती है? आर यू एन जी, इसलिए इसके साथ में हैज। सी आपका आंसर हो गया। हरी इज ब्लैंक रीच टू बाई ए कार। बहुत
अच्छा सेंटेंस है। हरी इज ब्लैंक रीच टू बाई ए कार। देखो इसमें टू आएगा क्या, आप ध्यान रखो कि जब भी आपका टी और टू आता है तो डबल वाला लगा दो, ऐसा होता ना, नहीं, क्योंकि वो हम नेगेटिव में करेंगे, क्योंकि इसमें रीच है तो वह कार तो खरीद सकता है, तो रीच है इसका मतलब इसमें वेरी आएगा। हरी इज वेरी रीच टू बाई ए कार, ये भी आपका इसमें हम क्या करेंगे जल्दबाजी में इसको टी डबल ओ टू ये वाला कर देते हैं, बट ये क्या बन जाएगा, रोंग बन जाएगा भाई। सो और एस तो वैसे नहीं आएंगे, तो इसमें बचा क्या, वेरी बचा है। टू मत कर देना, क्योंकि अगर यहाँ पे पुअर आता तब क्या हो जाता, हरी इज टू पुअर टू बाई ए कार, तब तो ठीक था, बट यहाँ रीच आ गया इसलिए क्या बन गया, वेरी बन गया। ओके, रवि इज ब्लैंक देन स्ट्रॉन्ग, ये जो आपकी डिग्री है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, जब भी दो क्वालिटीज़ की हम बात करते हैं, जब भी दो क्वालिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे मोर लगेगा उससे पहले, तो क्या बन गया भाई, मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग, मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग। ये मत कर देना कि देन देख के हमने वाइजर कर दिया, कि नहीं, क्वालिटी दो आ रही है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग भी है और वाइज भी है, कंपैरिजन कर रहे हैं ना दो क्वालिटीज़ में, जहाँ पे दो जो क्वालिटी होंगी उनके बीच में कंपैरिजन किया जाएगा तब हम मोर का यूज़ करेंगे, तो इसमें क्या लग गया, बी आंसर आ गया। आई विल नॉट ब्लैंक एनी मोर नॉनसेंस, तो देखो इसमें आपका जो आंसर है वो क्या, कौन सी फ्रेजल वर्ब आनी चाहिए आपको बताओ, इसके अंदर हमारी जो फ्रेजल वर्ब है वो बर्दाश्त करना होगा, वो कौन सी होनी चाहिए, तो पुट अप विद का मतलब होता है बर्दाश्त करना, पुट अप विद का मतलब क्या हो गया, बर्दाश्त करना। आई विल नॉट पुट अप विद एनी मोर नॉनसेंस, मैं ज़्यादा नॉनसेंस यानी कि बकवास है ना वो सहन नहीं करूँगा, तो यहाँ पुट अप विद का ये एक बी, ये भी फ्रेजल वर्ब है। नेक्स्ट, द पॉलिटिशियन ट्राइड हार्ड टू, अब देखिए इस फ्रेजल वर्ब के अंदर क्या है, छुटकारा पाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, कोई चीज़ से आप छुटकारा पाते हो तो गेट रीड ऑफ, ये भी ध्यान रखना कि गेट रीड के बाद में अगर आपसे कोई भी प्रीपोजिशन भरवाते हैं तो वो फिक्स प्रीपोजिशन है, गेट के साथ में रीड लगा, RID करना वो भी, और ऑफ लगता है ना तभी ये बनेगी, ठीक है, तो ये जो ऑफ है वो इसके साथ में फिक्स है, और ये लगते ही इसका मतलब हो गया किसी भी चीज़ से आप छुटकारा पाते हो। तो पॉलिटिशियन ट्राइड हार्ड टू गेट रीड ऑफ हिज बैड इमेज, जो उसकी जो छवि है जो बुरी बनी हुई है उससे वह छुटकारा पाने के लिए, मुक्त होने के लिए बहुत उसने कोशिश की है, तो ये ए आंसर हो गया इसमें। ही ब्लैंक प्ले इन रेन इन हिज चाइल्डहुड, तो देखिए वह अपने बचपन में ओके रेन में खेला करता था, तो ये इसकी पास्ट हैबिट को बताता है, तो हमेशा पास्ट हैबिट के लिए कौन सा मॉडल यूज होगा, कुड यूज होगा। यू ब्लैंक बी एंग्री आफ्टर ए लॉन्ग वॉक, अब देखो ये सेंटेंस मैंने यहाँ पे RPS इसलिए डाला है क्योंकि RPSC एग्जाम में पूछा हुआ है। यू ब्लैंक बी एंग्री आफ्टर ए लॉन्ग वॉक, अब इसके अंदर आपको ये देखना है कि कौन सा मॉडल आना चाहिए। ये कह रहा है कि हैंग्री है, भूखा है, तो हैंग्री है भूखा है कब है, आफ्टर ए लॉन्ग वॉक, बहुत सारा चलने के बाद में, घूमने के बाद में, वो कंपल्सरी है, जरूरी है कि वह भूखा होगा, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, मस्ट है, जरूरी है, कंपल्सरी है कि वह भूखा है, ये है क्योंकि लंबी दूरी पे चलने के बाद में, और वह कंपल्सन होता है कि वह भूखा होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, मस्ट आ गया इसमें, ये वाला आंसर भी यहाँ पे मस्ट माना गया है। सैटरडे एंड संडेज आर ऑफन रेफर्ड टू एज, अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपसे भरवा रहा है डिटरमिनर, क्या भरवा रहा है इसमें, डिटरमिनर भरवा रहा है, तो ये आपको इतना ध्यान रखना है कि वीकेंड, तो यहाँ आ गया द, यानी कि द आ गया, ओके, और एंड द अदर डेज, तो ये भी द आ गया, इसमें भी दोनों में द और द आएगा, क्योंकि सैटरडे एंड संडे आर ऑफन रेफर्ड टू एज द वीकेंड एंड द अदर डेज, तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, फिक्स हो रहे हैं, वो स्पेसिफाई हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही द का हम यूज करेंगे, तो आंसर बन गया सी।
सी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड, तो यहाँ पे लुकिंग फॉरवर्ड, लुक फॉर टू एक वर्ड, लुकिंग फॉरवर्ड यानी कि लुक फॉरवर्ड के साथ में फिक्स है टू आएगा, ओके। और टू आने के बाद में ये इसके साथ में फिक्स होता है, और ये जो है ना अपने आगे नाउन लेगा, फिर क्या लेगा, नाउन लेगा। ये मत सोचना कि टू आ गया तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, नहीं। लुक फॉरवर्ड टू एक ऐसा वर्ड है जो अपने आगे टू साथ में लेता ही लेता है, यानी कि लुक फॉरवर्ड जो है वो टू लेता ही लेता है, और इसमें टू आने के बाद यहाँ प्रीपोजिशन है, और ये अपने आगे कोई भी जिरंड जिसको हम बोलेंगे वो बोलेंगे, यानी कि आईएनजी फॉर्म लेगी। इसलिए इसमें डी आपका आंसर टू सीइंग ये आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। सी हम क्या करते हैं, टू सी लगा देते हैं, इसको सी अकेला कई बार ये भी देख लेते हैं, बट ये जो टू सी है, टू और सीइंग, ये हमारा इस पे शक बहुत कम जाता है, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, टू सीइंग। क्यों आया यहाँ पे, लुक फॉरवर्ड टू होता है साथ में, और ये प्रीपोजिशन है, ठीक है, ये वो वाला इन्फिनेटिव वाला टू नहीं है, और ये अपने आगे जिरंड लेगी ही लेगी। जैसे कि ही इज इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, तो वहां पे आईएनजी है ना, प्लेइंग वर्ड, इस तरह से। ए पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एंड रीजनिंग पावर, ऐसा व्यक्ति जिसमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, अच्छी रीजनिंग पावर हो, अच्छा नॉलेज हो, तो वो हमेशा इंटेलेक्चुअल होता है, वो बौद्धिक ज्ञान वाला। क्या बना हुआ है, बौद्धिक ज्ञान वाला। अब आप कहोगे कि वह एक्सपर्ट भी हो सकता है, बट नहीं, एक्सपर्ट तो कोई भी चीज में हो सकता है, ड्राइवरी में भी एक्सपर्ट है, दौड़ने में भी एक्सपर्ट है, लेकिन जिसका रीजनिंग पावर, नॉलेज और उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो ना, उसी को हम इंटेलेक्चुअल बोलेंगे, ओके। कॉल ए स्पेड, ये ईडियम है। इस ईडियम का मतलब क्या हो गया, स्पीक फ्रेंकली एंड डायरेक्टली, यानी कि साफ सुथरा बोलना, उसको हम बोलेंगे कॉल ए स्पेड। कोई भी चीज बेबाक, जिसको हम बोलेंगे बेबाक बोलना, डायरेक्टली बोलना, फ्रेंकली बोलना, वो होता है कॉल स्पेड ए स्पेड, ओके। ये आंसर आ गया इसमें। अगला क्वेश्चन है वो पैसेज के बारे में है। पैसेज में जो ये जो हार्वेस्टर हैं, जो चिटियां हैं, उनके बारे में इसमें बताया है कि जो संपत्ति जमा करने के लिए हार्वेस्टर एकमात्र प्रकार की चिटियां हैं। इसमें ये बताया है कि वो अक्यूमुलेट करती हैं प्रॉपर्टी को, और साथ में ही हमें इस चीज़ का युद्ध अभ्यास जो होते हैं ना, उनका भी एहसास करवाते हैं कि युद्ध का अभ्यास करने से पहले इस तरह से हमें एक्यूमुलेट करके रखना चाहिए, ओके डियर। और उसमें जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं ना, उनका मानना ये होता है कि जब भी मनुष्य जो होता है संकट में होती है, मानव प्रजाति युद्ध या किसी भी दर पर आदतन या संगठित युद्ध मानव विकास में जब तक उत्पन्न नहीं हुआ, जब तक कि मनुष्य व्यवस्थित सभ्यता के चरण तक नहीं पहुंच गया, मतलब जब तक मनुष्य जो होता है सब कुछ उसके पास में स्टोरेज नहीं हो गया, तब तक आगे की जो है वो स्टेप नहीं उठाएगा। उसके पास में बहुत सारा धन है, ग्रेन है, उसको एक्यूमुलेट तब तक नहीं कर दिया, तब तक वो आगे युद्ध तक पहुंचेगा नहीं। तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं, वो एक चीटी से हमें सीख लेनी है। ये वाला एक उसने पूरे जो पैसेज आपका वो बताया इसमें। अब हमारे इसमें क्वेश्चन आते हैं, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, यानी कि एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग द डिजायर टू अक्यूमुलेट प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी को अक्यूमुलेट करना, प्रॉपर्टी को उसकी जो अक्यूमुलेट करने की जो डिजायर है वो किस में होती है, तो वो क्या हो गया, इनेट इन ऑल ऑर्गेनिक लिविंग्स, यानी कि सारे जितने भी जो जुड़े हुए हैं, सभी जो जैविक जीव हैं, जो जन्मजात जिन्होंने जन्म लिया ना, उनमें सब में कुछ न कुछ आपको वहाँ पे एक्यूमुलेट करने की, उसको स्टोर करने की, सब में क्या है, इनेट है, उसमें विद्यमान है, आदत है वो, ठीक है। हर आदमी क्या करता है, स्टोरेज करने की उसमें लगा रहता है। जीव मान लीजिए, कोई भी जंतु मान लीजिए, हर चीज क्या करता है, स्टोरेज करता है। तो इसका आंसर क्या बन गया आपका, डी बन गया। अमंग आंट पॉपुलेशन देयर इज ए ग्रुप, जो आंट की जो पॉपुलेशन है उसमें क्या जो है आपका कौन सा ग्रुप है, तो एक्यूमुलेट प्रॉपर्टी टू प्रैक्टिस वॉर विदाउट बीइंग इंटरेस्टेड इन प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर क्या बन गया आपका,
एक्यूमुलेट प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो प्रैक्टिस वॉर। ये चीज़ हमें क्या बताती हैं कि प्रॉपर्टी को एक्यूमुलेट करो और वॉर जो होता है उसकी प्रैक्टिस करो। ये इसके अंदर इसका बी जो ऑप्शन है, जो आंट की जो पॉपुलेशन है उनका ही एक ग्रुप ऐसा है जो प्रॉपर्टी को स्टोरेज करता है, और जो वॉर जो होता है, युद्ध होता है, उनके बारे में उसकी प्रैक्टिस करवाता है कभी भी। इस पर अटैक करने से पहले ये सारी चीज़ें अपने पास में स्टोरेज होनी चाहिए। मैन डिड नॉट फाइट फ्रिक्वेंटली एंड इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे अंटिल दे। मनुष्य जो होता है ना, जैसे जब तक युद्ध नहीं करता जब तक उसके पास में सारी सारी चीज़ें विद्यमान नहीं हो जाती, ठीक है, जब तक वो सारी चीज़ों का स्टोरेज नहीं कर लेता। तो देखो इसके अंदर क्या हो गया, स्टार्टेड लीडिंग ए सेटल्ड लाइफ। जब तक उसकी लाइफ, भाई आदमी सेटल नहीं होगा तो युद्ध कैसे करेगा। तो पहले उसकी जो है ना, स्टार्टेड लीडिंग ए सेटल्ड लाइफ, जब तक उसकी लाइफ सेट नहीं हो जाती तब तक वो सोचता भी नहीं है कि युद्ध करे क्या। ये वाली बात इसमें बताइए। तो इसका आंसर क्या बन गया, ए बन गया। प्रॉपर्टी वॉज एक्यूमुलेटेड व्हेन मैन स्टार्टेड। प्रॉपर्टी तभी आदमी एक्यूमुलेट करता है जब वो क्या चीज स्टार्ट कर दे, यहाँ पे स्टोरिंग ग्रेन। ग्रेन जब स्टोरिंग करना स्टार्ट कर देता है तभी वो प्रॉपर्टी को क्या करना स्टार्ट कर देता है, एक्यूमुलेट करना, उसका संचय करना, संपत्ति का संचय करता है। और आदमी है वो कोई भी चीज का, अनाज है, सबका वो एक्यूमुलेट करता है, उनका स्टोर करके रखता है। सी आगे इसमें, ह्यूमन बींग्स हैव, मनुष्य जो है वो क्या है, उसमें इसका जो 27 है वो आंसर क्या कह रहा है इसमें कि चेंज्ड विद पैसेज ऑफ टाइम। मनुष्य जो है वो समय के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, जो समय होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, ह्यूमन बीइंग होता है वो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन गया, डी, अकॉर्डिंग टू पैसेज। हमने इसमें क्या दिए हैं, आंसर दिए हैं। ओके, नेक्स्ट 28, ए पर्सन लिविंग परमानेंटली इन सर्टेन प्लेस। ये इसका वन वर्ड है। एक व्यक्ति निश्चित स्थान पे परमानेंटली रहता है, उसको बोलेंगे डोमिसाइल। नहीं कहते भाई उसके डोमिसाइल बनाने हैं। तो डोमिसाइल का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे आप रह रहे हो, परमानेंटली रह रहे हो, उस जगह को डोमिसाइल बोलते हैं। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ क्या होता है, घास फूस वाला। तो एक ऐसा आदमी जिसका कोई महत्व नहीं है। ओके, ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, आंसर क्या आ गया आपका, ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस। द पैसेंजर वर वेरी हैप्पी, ब्लिंक द फ्रेंडली एंड वार्म ट्रीटमेंट गिवन टू देम। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि प्रीपोजिशन पूछी है। ओके, तो जो पैसेंजर हैं वो हैप्पी थे, क्या, किस चीज से, विद द फ्रेंडली एंड वार्म ट्रीटमेंट गिवन टू देम, जो उनको दिया गया जो ट्रीटमेंट जो है फ्रेंडली, जो वार्म ट्रीटमेंट यानी कि उनके साथ में जो भी बिहेव किया गया उससे। तो यहाँ पे क्या आ गया, विद आ गया इसमें। इट इज 9 o'clock, ब्लिंक माई वॉच। घड़ी शब्द के लिए हमेशा किसका यूज करते हैं, बाई का यूज करते हैं। तो इसमें बाई आ जाएगा। इट इज 9 o'clock बाई माई वॉच, मेरी घड़ी के अनुसार 9 बजे हैं। व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, तो वहां पे इन नहीं आएगा, बाई योर वॉच आएगा, ठीक है। तो वॉच जो होगा, घड़ी जो होगी, उसके लिए हम बाई का यूज करेंगे। मोहित वेंट टू दिल्ली बाई ब्लैंक ट्रेन। देखिए ये जो सेंटेंस कितना सस्पेंसिव वाला है, देखो बाई द ट्रेन करोगे आप, मुझे पता है, ओके, बट यहां द नहीं आएगा, ए भी नहीं आएगा, एन भी नहीं आएगा, क्रॉस आएगा। क्यों, क्योंकि जो मीन्स ऑफ ट्रेवल होते हैं उनसे पहले हम बाई जो प्रीपोजिशन होती है उसी का यूज करते हैं। तो प्रीपोजिशन हमने बाई लगा दी। और जब भी मीन्स ऑफ ट्रेवल होते हैं यानी कि परिवहन के साधनों से पहले कुछ भी लग जाता है तो हम बाई का यूज नहीं करेंगे, इन का यूज करेंगे, ठीक है डियर। तो ये ध्यान रखना, इसमें कुछ भी नहीं आया ना, अकेला मीन्स ऑफ ट्रेवल आया है तो बाई का यूज हुआ है, इसका मतलब दोनों के बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो आंसर आपका डी आएगा। ए बॉय वॉज रन ब्लैंक बाय द कार। तो रन ओवर जो होता है उसका मतलब होता है कुचलना।
तो एक जो लड़का है वो कार के द्वारा कुचला गया है, तो रन के साथ में ओवर ये फिक्स है, इसका मतलब होता है कुचलना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली। नेक्स्ट आता है हॉर्नेट नेस्ट। हॉर्नेट्स नेस्ट ये जो है इसका मतलब क्या होता है? हॉर्नेट नेस्ट होगा, इसका मतलब एक जो वॉलेंट सिचुएशन होती है, ऐसी उग्र जो स्थिति होती है उसको बोलेंगे। हॉर्नेट्स नेस्ट का मतलब एक ऐसी स्थिति जो उग्र हो, यानी कि ए वॉलेंट सिचुएशन। तो यहाँ बी आंसर हो गया। आउट ऑफ द 4 गिवन सेंटेंस चूज विच वन इज करेक्ट। इनमें से आपको ये फाइंड आउट करना है कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। 2 सेंटेंस है इसमें, 34 और 35। तो देखो हैव आया है तो ड्रॉप्ड आना चाहिए, इसमें ड्रॉप्ड आया है और इट ब्रोक आया है, तो वैसे ये भी सही है। बाकी भी देख लेते हैं। ड्रॉप्ड आ गया, इट के साथ में हैव आ गया। ड्रॉप्स आ गया, इट के साथ में हैज, तो ये यहाँ पर ये जो आई ड्रॉप्स, तो फिर ड्रॉप्स नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये जो है ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग और ये भी रॉन्ग, इसलिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई ड्रॉप्ड द वेस एंड इट ब्रोक इनटू पीसेस। वेस का मतलब बर्तन, कोई भी शीशे का जो भी लकड़ी का जो भी है वो छोटा है वो उसको तोड़ा और वहाँ पे गिराया और गिराते हुए टूट गया। इसका मतलब दोनों में सेकंड फॉर्म ये वाला ही सही राइट है। एम जो है 35 का, इसमें ए है मोहित हैज़ बीन लिविंग इन लंदन फॉर। देखिए यहाँ पे हैज़ बीन आया है तो वहाँ आपका फॉर जो है वो 2009 यानी कि उसके लिए सिंस का यूज होगा, और फ्यूचर में उसके लिए फ्रॉम का यूज होगा। तो फ्यूचर वाला तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो इसमें सिंस ये आ गया और एक सिंस और आया इसमें, बस इसी में सिंस है। ओके डियर, तो इसका आंसर क्या बन गया? ये सिंस आ गया तो ये बी और आपका आंसर बन गया। ओके, इस तरह से हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का इसमें इंक्लूड किए हैं। पैसेज अच्छा पैसेज है और ऐसे ही आपके एग्जाम तक और भी क्वेश्चंस आते रहेंगे। आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।